हेलो फ्रेंड। तो हम लोग लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंट में जो भारतीय संविधान चैप्टर दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों के समक्ष एक बेहतर तरीक़ा से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हमने आप लोगों को 1919 की जो भारत शासन अधिनियम थी वहाँ तक आप लोगों को हमने पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तो इस अधिनियम के तहत क्या सब चेंजेस की गई थी और क्या नया प्रोविज़न ऐड किया गया था, उन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये जो 1935 की जो भारत शासन अधिनियम है यह साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित कैसे था? तो जैसे कि आपको पता है कि 1919 में का जो अधिनियम आया था तो उसमें एक प्रोविज़न ऐड किया गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये चेक करेगी कि जो 1919 के बाद 10 साल 1919 के 10 साल के बाद एक ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो चेक करेगी कि भारत का जो शासन व्यवस्था है उसमें क्या चेंजेस लाना है, क्या बदलाव लाना है। लेकिन ठीक है, तो वो किया गया 1927 में और उसके बाद बहुत सारे विद्रोह हो गए। फिर तो उसी के रिपोर्ट के आधार पर जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो लाया गया। ठीक है। तो 1935 का जो अधिनियम था उसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। अभी कितना अनुच्छेद है? अभी 395 अनुच्छेद है। अनुसूचियां कितनी है? अभी 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन उस वक्त जो है 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था। ठीक है। अब इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट विशेषताएं है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना। अब ये अखिल भारतीय संघ क्या होता है? अखिल भारतीय संघ मतलब ऑल इंडिया यूनियन। ऑल इंडिया यूनियन मतलब उस वक्त क्या था कि ये देश अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग कमिश्नरी में डिवाइडेड था। नहीं, अलग अलग रियासतों में डिवाइडेड था। लगभग 600 700 800 के आसपास छोटी छोटी रियासतें थी जहाँ पे राजा हुआ करते थे। ब्रिटिश का अपना प्रांत था जिस पर ब्रिटिश का कब्जा था, 100% कंट्रोल था ब्रिटिश का। नहीं, कुछ चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टों में जो है पूरा भारत, अपना देश जो है डिवाइडेड था। तो उसको एक साथ लाने के लिए ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारत संघ की स्थापना की गई। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, साथ ही साथ उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। मतलब अब अखिल भारतीय संघ में जो है ब्रिटिश रियासत जो था, ब्रिटिश प्रांत 11 वो रहेगा। ठीक है। 6 चीफ कमिश्नरी था वो था, और साथ ही साथ देशी रियासतें जो थी, देशी रियासतें मतलब राजाओं के कंट्रोल में जो एरिया आता था, बहुत सारे राजा थे, 600 700 राजा थे। नहीं, तो उन लोगों के कंट्रोल में जो एरिया आता था तो उन लोगों को मिलाकर, लेकिन वही है कि वो लोग जो स्वेच्छा से जो इस संघ में जुड़ना चाहेंगे बस वही लोग, उन्हीं लोगों को इंक्लूड किया जाएगा जो स्वेच्छा से जुड़ना चाहेंगे। ठीक है। जो नहीं जुड़ना चाहेंगे उसके लिए क्या है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा प्रोविजन लाया गया था। कब लाया गया? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत। उसके बाद क्या है, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था किंतु देशी रियासतों के लिए स्वैच्छिक था। देख रहे हैं ना, प्रांत, ये प्रांत क्या था? तो प्रांत ऐसा क्षेत्र था जिस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल था। ठीक है। और ये जो रियासतें थी उसमें क्या था, राजाओं का कंट्रोल था। जो भारत में जो राजाएं थे उनका कंट्रोल था। तो ये क्या था, वो संघ में शामिल हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं था, ऐच्छिक था। लेकिन सभी प्रांत को उसमें संघ में शामिल होना था, ये क्या था, अनिवार्य था। तो ये हो गया आपका अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। साथ ही साथ और क्या था, और सेकंड है कि देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। अच्छा, अब क्या है कि बहुत सारे जो है वो सम्मिलित ही नहीं हुआ। नहीं,
क्यों सम्मिलित होगा भाई? अगर सम्मिलित हुआ तो उसका जो अधिकार है, उसका जो वर्चस्व है, वो सेंट्रल, वो उसका जो वो जो ग्रुप है, संघ है, उसके पास चला जाएगा। इसलिए जो है वो लोग सम्मिलित ही नहीं हुए। जब सम्मिलित नहीं हुए तो प्रस्तावित संघ की स्थापना का जो घोषणा पत्र है वो जारी करने का अवसर ही नहीं आया। नहीं, अब कोई संघ बन रहा है तो संघ बनने के बाद उसका क्या है, घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो जब संघ में से लोग शामिल ही नहीं, देशी रियासतें नहीं शामिल हुए, तो फिर घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। ठीक है। सेकंड विशेषता क्या है? प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय स्वायत्ता मतलब है कि जैसे आपको आगे बढ़ाए थे, आपको 11 प्रांत था, तो उनको क्या है कि उसको हम लोग स्वायत्ता दे देंगे। स्वायत्ता मतलब स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र कर देंगे। कि आगे पढ़ते हैं हम लोग। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। हाँ, अब क्या था कि प्रांत में उस वक्त जो है द्वैध शासन व्यवस्था थी। द्वैध शासन व्यवस्था मतलब चीज़ों को दो भाग में डिवाइड करके जो रखा था। आपको मैं लास्ट क्लास में शायद पढ़ाया था कि रिजर्व सब्जेक्ट, ओपन सब्जेक्ट, तो वो चीज़ें थी। तो उसको अंत कर दिया गया और प्रांत को जो है स्वतंत्र कर दिया गया। जैसे कि आप प्रांत को आप कैसे रिलेट करेंगे? जैसे अभी स्टेट है ना, इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब क्या है, स्टेट है। इसी प्रकार से उस समय प्रांत हुआ करता था। ठीक है। तो प्रांत को क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया, उसको संवैधानिक आधार दे दिया गया, वो अपना संवैधानिक नियम कानून बना सकता है। ठीक है। तीसरा क्या है? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। हाँ, प्रांत में तो हटा दिया गया, प्रांत में तो द्वैध शासन हटा दिया गया, लेकिन केंद्र में लागू कर दिया गया। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन जाता है कि किस शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांत में द्वैध शासन को खत्म करके केंद्र के में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र ये जो प्रांत में जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसको खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अच्छा, इसके तहत हम देखते हैं क्या क्या चीजें लाई गई। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। हाँ, मतलब क्या है विधायी शक्ति मतलब होता है कि कानून बनाने की शक्ति, नहीं, लेजिस्लेटिव पावर। हाँ, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि सेंटर में भी मतलब पार्लियामेंट में भी कानून बनाया जा सकता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसमें भी जो है कानून बनाया जा सकता है। तो वो क्या है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट। नहीं, तो स्टेट लिस्ट का जो चीज़ें हैं उसमें स्टेट अपना जो है कानून बना सकता है, नहीं, और जो सेंट्रल लिस्ट की चीज़ है उसमें सेंटर कानून बना सकता है। तो सेंट्रल लिस्ट को ही ये परिसंघ सूची कहते हैं, और स्टेट लिस्ट को प्रांतीय सूची कहते हैं, और ये जो कंकरेंट लिस्ट है जिसपे दोनों का अधिकार होता है, दोनों नियम कानून बना सकता है, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो यही है कि केंद्र में क्या किया गया, द्वैध शासन की स्थापना की गई, और जो विधायी शक्तियां मतलब कानून बनाने की जो शक्तियां थी वो दोनों में डिवाइड किया गया। किन दोनों में? केंद्र में भी और प्रांत में भी। नहीं, मतलब केंद्र भी बना सकता था और प्रांत भी बना सकता था, लेकिन वो अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे तीन सूची बनाया गया। इसके तहत कितनी सूची बनाई गई? 3 सूची, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। नहीं, जैसे अभी पढ़ते होंगे, अभी भी आप लोग पढ़ते होंगे, 3 सूची है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट की जो चीज़ें हैं उस पर जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट की चीज़ों पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन अपवाद भी है, किसी कंडीशन, जैसे मान लीजिए कभी इमरजेंसी लग गया तो उस कंडीशन में स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उसमें सेंटर कानून बना सकती है, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। साथ ही साथ समवर्ती सूची का क्या सीन है कि समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट है उस पर सेंटर भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। लेकिन अगर सेंटर पहले बना देती है तो सेंटर का मान्य होगा, राज्य का मान्य नहीं होगा, अगर चेंजेज है उसमें तो। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है सेंट्रल लिस्ट में, जिसे आप परिसंघ सूची कहते हैं, उसमें 100 सब्जेक्ट है। 100 सब्जेक्ट मतलब जैसे कि डिफेंस एक सब्जेक्ट हो गया, एटॉमिक एनर्जी एक सब्जेक्ट हो गया, फॉरेन अफेयर, नहीं, रेलवे, इंश्योरेंस, ये सिटीजनशिप, करेंसी, हाँ, इंटरेस्ट रेट, ये सब चीज़ें जो है सेंट्रल लिस्ट में आती है। टोटल अभी 100 सब्जेक्ट है लगभग। दूसरा हो गया आपका स्टेट लिस्ट।
स्टेट लिस्ट में अभी जो है 61 सब्जेक्ट है, जैसे पुलिस हो गया, पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ, लैंड, एग्रीकल्चर, फिशरीज, ये सब चीज़ें जो है स्टेट लिस्ट में आती है। अभी का मैं बात कर रहा हूँ। कंकरेंट लिस्ट में अभी 52 सब्जेक्ट है, जैसे क्रिमिनल लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, एजुकेशन, फॉरेस्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ट्रेड यूनियन, ये सब चीज़ें जो है कंकरेंट लिस्ट का कंकरेंट लिस्ट का जो है सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से जो है चीज़ों को 3 भाग में डिवाइड किया गया, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। नहीं, और ये जो प्रांतीय सूची में जो भी सब्जेक्ट, प्रांतीय सूची में जो भी था उस पे जो है आपको प्रांत को नियम कानून बनाने का अधिकार था। प्रांत मतलब जैसे अभी स्टेट है उस वक्त प्रांत हुआ करता था, ठीक है। अब जैसे कि आप देखिए, परिसंघीय सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को और विधान बनाने का अन्य शक्ति थी। मतलब वही है कि परिसंघ का जो विधानमंडल था, परिसंघ मतलब सेंटर का जो विधानमंडल था, मतलब विधानमंडल मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको उस पर रूल कानून बनाने का अधिकार था, ठीक है। इस सूची में क्या थे? विदेशी कार्य, फॉरेन अफेयर, करेंसी, मुद्रा, पैसा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना, ये सब चीज़ें जो है परिसंघ सूची में थी, सेंट्रल लिस्ट में। फिर आता है प्रांतीय सूची। प्रांतीय सूची के विषय जो है विषयों पर जो है प्रांतीय विधानमंडलों को नियम कानून बनाने का अधिकार था। नहीं, यानी कि इस सूची में जो वर्णित विषय थे उस पे प्रांत जो है, प्रांतीय विधानमंडल जो है वो कानून बना सकते थे। हाँ, अभी भी देख सकते हैं स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो कानून बनाता है जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर। हाँ, वही सेम चीज़ें हैं। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती थी? पुलिस, हाँ, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, ये सब चीज़ अभी भी इसी में है, स्टेट लिस्ट में ही है, उस वक्त भी स्टेट लिस्ट में ही था। हाँ, ठीक है। समवर्ती सूची था, तीसरा था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट थे उस पे परिसंघ भी और साथ ही साथ प्रांतीय विधानमंडल दोनों जो है अपना विधान बनाने का के लिए सक्षम थे। विधान मतलब होता है नियम कानून। हाँ, नियम कानून बनाने के लिए सक्षम थे, मतलब दोनों के पास अधिकार था। तो समवर्ती सूची में क्या सब आता था? दंड विधि और प्रक्रिया, हाँ, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, ये सब चीज़ें जो है समवर्ती सूची में आती थी। तो ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों या अतिक्रमण करने का अधिकार। हाँ, चलिए, उस वक्त क्या था कि ऊपर में जो ये जो दिया हुआ है समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची, परिसंघ सूची, और सबका अपना अपना अधिकार है। सेंट्रल वाले परिसंघ सूची के में जो भी लिस्ट, परिसंघ सूची में जो भी सब्जेक्ट उस पर नियम कानून बना सकता है, और ये वाले जो है प्रांतीय वाले प्रांतीय सूची में जो मेंशन है उस पर नियम कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में दोनों बना सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये समवर्ती सूची ये सॉरी प्रांतीय सूची में जो है जो भी सब्जेक्ट है उस पर परिसंघ बना ले, परिसंघ जो है नियम कानून बना दे, या परिसंघ सूची में जो सब्जेक्ट है उस पर प्रांतीय जो है विधानमंडल कानून बना दे। ऐसा नहीं था, सब अपना अपना एरिया में रहेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि केंद्र के सब्जेक्ट में तो ये स्टेट तो रूल बना ही नहीं सकता, लेकिन स्टेट के सब्जेक्ट में सेंट्रल बना सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ अपवाद क्या है, जैसे इमरजेंसी का हो गया, नहीं, या फिर स्टेट असेंबली शायद अगर फंक्शनिंग नहीं हो, डिजॉल्व हो गया हो, तो उस कंडीशन में जरूरत है तो बनाया जा सकता है। नहीं, ये सब चीज़ें हैं। अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांत, ये देखिए सेम ही चीज़ तो है। लेकिन अगर वायसराय आपातकाल अगर घोषित कर दिया गया, अभी भी है, इमरजेंसी मतलब आपातकाल, अगर आपातकाल घोषित कर दिया तो परिसंघ मतलब सेंट्रल विधानमंडल, मतलब सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी तो पार्लियामेंट कहते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो था, मतलब सेंटर में जो विधानमंडल था, वो प्रांतीय सूची में भी अपना नियम कानून बना सकता है। सेम ही चीज़ अभी भी है। हाँ, 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ, ये भी अभी भी है कि मतलब मान लीजिए कोई 2 अभी जैसे अभी के हिसाब से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कोई 2 स्टेट जो है, मान लेते हैं 2 स्टेट, कौन सा 2 स्टेट ले लें, मान लेते हैं हम लोग पंजाब और हरियाणा, ये 2 स्टेट मिलकर जो है कोई अपना रिकमेंडेशन दिया सेंटर को कि प्लीज़ ये जो स्टेट लिस्ट है, इसके लिए स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है इस पर आप नियम कानून बनाइए। तो प्रांतीय, भले ही वो प्रांतीय लिस्ट में है, प्रांतीय सूची में है, लेकिन वो सेंट्रल ये जो विधानमंडल है वो उस पर नियम कानून बना सकता है, बशर्ते किसी 2 स्टेट के द्वारा जो है वो रिक्वेस्ट आना चाहिए, अनुरोध होना चाहिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बना सकती है। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अविभावी होती है, थी, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। मतलब ये जो समवर्ती सूची है उस पर दोनों का अधिकार था नियम कानून बनाने का, परिसंघ को भी और प्रांत को भी। लेकिन परिसंघ और प्रांत दोनों अगर सेम ही सब्जेक्ट पे बना रहा है तो परिसंघ वाला ज़्यादा मान्य होगा, प्रांत वाला नहीं मान्य होगा, वही लिखा हुआ है। मतलब अविभावी मतलब प्रांत वाला ज़्यादा नहीं होगा,
वैल्यूएबल और परिसंघ का जो है उसको माना जाएगा। इस अधिनियम में जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई। सही बात है। अवशिष्ट मतलब इसके बाद जो बचा प्रांत में, जो जैसे कि मान लीजिए संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट बच गया, जो चीज़ें बच गई, वो उसको कहते हैं अवशिष्ट विधायी। ठीक है। और वो जो अवशिष्ट सूची हो गया और उसमें जो भी आएगा वो उस पर जो है सिर्फ और सिर्फ वायसराय को अधिकार था। वायसराय मतलब अभी के जैसे राष्ट्रपति है उसी तरीका से उस वक्त वायसराय हुआ करते थे। ठीक है। तो उसको उसी तरीका से वायसराय या फिर प्रधानमंत्री के बराबर समझ सकते हो। हाँ, प्रधानमंत्री के बराबर शायद समझ सकते हो। तो ऐसे ही वायसराय हुआ करते थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका ये केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना की गई उसके तहत ये सब चीज़ें चेंज किया गया। आगे पढ़ते हैं। अब 1935 का जो अधिनियम है इसके बारे में नेहरू जी और अंबेडकर जी उस वक्त कुछ बोले थे। क्या बोले थे? तो नेहरू जी बोले थे कि ये जो 1935 का जो अधिनियम है ये गुलामी का अधिकार पत्र है। पूछ सकता ऑब्जेक्टिव, किसने कहा था कि 1935 का अधिनियम गुलामी का अधिकार पत्र है? तो नेहरू जी बोले थे। ठीक है। सेकंड एक लाइन और बोले थे कि यह एक ऐसा कार है, कार मतलब चलाने वाला कार, जिसमें ब्रेक तो है, एकदम पूरा ब्रेक है, लेकिन इंजन ही नहीं है। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू जी बोले थे कि ये एक ऐसा कार है जो अंग्रेज के द्वारा दिया जा रहा है हम लोगों को, कि जिसमें पूरा ब्रेक है लेकिन इंजन ही नहीं है। समझ रहे? ऐसे नेहरू जी बोले थे 1935 के अधिनियम के बारे में। अंबेडकर जी क्या बोले थे? तो अंबेडकर जी बोले थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अच्छा, संविधान में प्रारूप बना था? नहीं, प्रारूप जिसे प्रेरम्बल कहते हैं वो क्या था? उसे प्रेरम्बल जो है, प्रियम्बल, तो वो उसको हम लोग प्रारूप भी कहते हैं हिंदी में। तो अंबेडकर जी बोले थे कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया। हाँ, मतलब फिर से उसको डाल दिया गया। ठीक है। तो ये तीन आपका विशेषता बता दिए। चौथा विशेषता क्या था 1935 के अधिनियम का? कि संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय मतलब जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह से संघीय न्यायालय की स्थापना। नहीं, संघीय न्यायालय मतलब पूरा इंडिया का जो मेन होता है। नहीं, एक तो स्टेट, हर एक स्टेट में होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक पूरे इंडिया लेवल पे एक होता है। तो वो हो गया संघीय न्यायालय आपका। तो इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। वही तो, प्रांत भी और रियासत। प्रांत मतलब जो अंग्रेजी कंट्रोल में था, रियासत मतलब जो देसी राजाओं के कंट्रोल में था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, बहुत अच्छा। 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। अभी कितने न्यायाधीश है? एक तो मुख्य न्यायाधीश है, साथ ही साथ 33 अन्य न्यायाधीश है। टोटल अभी 34 है, उस वक्त 1 और 2 मतलब 3 ही थे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति जो है प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। हाँ, अब देखिए, अब अभी का क्या सीन है कि मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस फाइल है। ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़िए, हार गए। आपको लगता है कि आपके चीज़ों को बढ़िया से नहीं सुना गया, आपके पास जो एविडेंस था उसको बढ़िया से जजमेंट नहीं किया गया, तो उसके अगेंस्ट जो आप हाई कोर्ट में जाइए, मतलब स्टेट के हाई कोर्ट में जाइए। वहाँ भी आपको लगता है कि आपकी चीज़ों को बढ़िया से नहीं सुना गया, सिंगल बेंच से डबल बेंच, डबल बेंच से आगे बढ़िए। उसके बाद फाइनली आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त क्या था कि अगर मान लीजिए न्यायालय से रिलेटेड अंतिम जो शक्ति थी वो प्रिवी काउंसिल थी। प्रिवी काउंसिल कहाँ पे थी? ये प्रिवी काउंसिल लंदन में बैठी। ठीक है। तो अब मान लीजिए फाइनली अगर आप सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये जो संघीय न्यायालय है, उससे भी आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब आपको संतुष्टि नहीं मिला, आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ों को सही से नहीं सुना गया, आपको न्याय नहीं मिला है, तो आप लास्ट में ये जो प्रिवी काउंसिल है वहाँ तक भी जा सकते थे। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर पे क्या है? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया में तो ठीक है, इंडिया में संघीय विधानमंडल बनाया गया, प्रांतीय विधानमंडल बनाया गया, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर था ब्रिटिश संसद। ठीक है, ब्रिटिश संसद मतलब ब्रिटेन का जो संसद है वो। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। अब देखिए, अब क्या है? ब्रिटिश संसद का सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद का सर्वोच्चता इन द सेंस कि सुप्रीमेसी, मतलब उसका सुप्रीमेसी। अब मान लीजिए चीज़ें इंडिया की है
शासन इंडिया पे हो रहा है, लेकिन सुप्रीमेसी ब्रिटिश के संसद को। क्यों? क्योंकि वही रूल रेगुलेशन फ्रेम करती थी इंडिया के लिए उस वक्त, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हम लोग गुलाम थे। नहीं तो इंडिया का जो भी 1935 का जो अधिनियम है, उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन लाना है तो इसका अधिकार किसके पास था? वायसराय के पास था क्या? नहीं, वायसराय के पास नहीं था। किसके पास था? तो ब्रिटिश संसद के पास था। ठीक है। साथ ही साथ प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। कोई बात नहीं, मतलब प्रांतीय जो विधानमंडल है वो और संघीय व्यवस्थापिका में इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6 नंबर पे आते हैं भारत परिषद का अंत। हाँ, अब एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था, आपको मैं लास्ट क्लास या सेकेंड लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो उसको क्या किया गया? अंत, मतलब उसका खत्म कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत जो भारत परिषद जो बनाया गया था इंडियन काउंसिल, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है। अब 7 नंबर पे देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। आप देखिए, मैं आपको बताया था कि 1909 में का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें मुस्लिमों को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब होता है कि आपका सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन नहीं, उसका अधिकार दे दिया गया था। मतलब जो मुस्लिम, जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जितने भी मुस्लिम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। ठीक है, हिंदू या किसी दूसरे रिलीजन के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, उसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो है जब 1919 का जो अधिनियम आया था, उसमें तो एंग्लो इंडियंस, अलग अलग दूसरे रिलीजन को भी दे दिया गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ 1935 में क्या हुआ कि संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जाति, महिलाओं, मजदूर वर्ग तक कर दिया गया। देख रहे हैं ना, सांप्रदायिक आधार पर कि दलित है, दलित को वोट करेगा, महिला सिर्फ महिला को वोट करेगी, मजदूर वर्ग सिर्फ मजदूर वर्ग का जो कैंडिडेट है उसको वोट करेगा। इस आधार पर एकदम पूरा भारत को डिवाइड कर दिया था अंग्रेज सब, ताकि लोगों में जो है अपना आपस में जो है तालमेल नहीं बैठे, आपस में जो है एकजुटता नहीं रहे। ठीक है। और इस आधार पर लोगों को डिवाइड करके लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवा करके जो है रूल करता था अंग्रेज। ठीक है। अब 8वां क्या है? इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। हाँ, प्रियम्बल। प्रस्तावना मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कुछ बड़ा सा काम करने जाते हैं तो उससे पहले एक शॉर्ट बनाते हैं ना, या सोचते होंगे कि ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, चाहे जो भी काम करने जा रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा, वो क्यों किए कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि जब संविधान बनना शुरू हुआ तो संविधान में किन चीज़ों पर फोकस करना है, नहीं, संविधान में जो है किन चीज़ों पे फोकस करना है मेनली, वो सब जो है प्रस्तावना में ऐड किया गया। तो ये जो 1935 की जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें प्रस्तावना नहीं था। बाद में जो हम लोग बनाया संविधान अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो बना था उसमें प्रस्तावना को ऐड किया गया। ठीक है। तो 1935 की प्रस्तावना में नहीं था वो, 1935 का जो अधिनियम था उसमें प्रस्तावना नहीं था। 9 नंबर पे क्या है? इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा देखिए 1935 तक जो बर्मा है, जिसको अभी हम लोग ये क्या है, कौन सा कंट्री है, अरे ये साइड बर्मा, ठीक है अभी बर्मा याद रखिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो बर्मा जो है, बर्मा को क्या किया कि इंडिया से अलग कर दिया 1935 में, अंग्रेज करके गया है, देख रहे हैं ना। इसके द्वारा जो है इस 1935 के अधिनियम के तहत जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया। ठीक है। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत के में शामिल कर दिया। छोड़िए, थोड़ा सा छोटा सा प्रांत होगा कहीं पे, उसी के बारे में ये बातें किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 और प्रोविजन यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखे। हाँ, अब 10th जो है विशेषता क्या था भारत शासन अधिनियम 1935 का, कि इसके अंतर्गत जो है देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भी पूछ सकता है बर्मा को इंडिया से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। हाँ, रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। देख रहे हैं ना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है 1 लाइनर के लिए। आपको दरोगा, चाहे रेलवे का एग्जाम हो गया या और भी बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया, तो इन सब एग्जाम में आपको इसी टाइप का 1 लाइनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है की गई
किस अधिनियम के तहत? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत इसने मताधिकार का विस्तार किया। हाँ, अब क्या है ना कि पहले सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, कुछ ही लोग, कुछ अपर कैटेगरी के जो लोग होते थे, अपर क्लास के लोग, पूंजीपति, हाँ, व्यवसायी, वकील, डॉक्टर, नहीं, उस टाइप के लोग को ही सिर्फ जो है वोट देने का अधिकार था। मतलब ग्राउंड पे जो मजदूर है, हाँ, उन लोगों को अधिकार नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो अधिकार जो है बढ़ता गया। नहीं तो अब लगभग लगभग 10%, मतलब 10% जनसंख्या, टोटल जनसंख्या के 10% लोग जो है मताधिकार दे सकते थे, वोट दे सकते थे। ठीक है, अब देखिए, अब भारत शासन अधिनियम के तहत ही जो है भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1935। इसी के तहत जो है बम्बई से सिंध प्रांत का अलग कर दिया गया। बम्बई से पहले सिंध प्रांत, अभी तो सिंध तो पाकिस्तान में है, सिंध जो है पहले बम्बई में ही था, बम्बई प्रांत के अंतर्गत ही आता था, तो उसको जो है सिंध प्रांत को जो है बम्बई से अलग कर दिया गया 1935 में ही। तो ये सब था टोटल आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग ये 1947, अब फाइनल है ये 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये फाइनल है। इसके बाद जो है अंग्रेज हम लोगों को क्या कर देगा? हम लोगों को स्वतंत्र कर देगा। ठीक है, हम लोग अपना जो है संविधान बनाएंगे, अपने तौर तरीका से जो है देश की व्यवस्था को चलाएंगे। नहीं तो ये लास्ट है 1947 का। ठीक है, तो 1947 का भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया। ठीक है, मतलब भारत प्रस्तावित करना मतलब क्या? जैसे कि अभी मान लीजिए अगर आपको कोई कानून बनाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना है, कैसे बनाएगी कानून? वो क्या करेगी, जो कानून बनाना है उसके बारे में एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, ड्राफ्ट तैयार करके जो है उसको ये पार्लियामेंट में रखेगी, पार्लियामेंट में सभी लोगों को उस पर मत लिया जाएगा कि इसके पक्ष में कितने लोग हैं, नहीं है, उस पर वोटिंग होगी, अगर मेजोरिटी से पास कर गया तो वो कानून बनेगा, अगर नहीं किया तो नहीं बनेगा। नहीं तो इसीलिए जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो जो है अभी कहते हैं बिल कहते हैं ना, कि बिल पास नहीं हुआ अभी तक, बिल पास नहीं हुआ या बिल रखा गया है, जब पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो उसको अधिनियम, ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वही भारत स्वतंत्रता बिल जो उस वक्त ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश किया गया, 18 जुलाई को पास हो गया, स्वीकृति मिल गई। ठीक है, और इस अधिनियम के तहत कितने धाराएं थे? 20 धाराएं थे। और इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या था? प्रमुख प्रावधान मतलब प्रमुख बातें, फर्स्ट प्रमुख बातें थे कि 2 अधिराज्यों की स्थापना, मतलब भारत को 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। मतलब 2 अलग अलग अधिराज्य बनाकर दोनों को ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ठीक है, सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। हाँ, अब क्या है कि दोनों राज्यों का अपना अपना संविधान सभा होगा और उसी को जो है ये सत्ता दे दिया जाएगा, किसके द्वारा? ब्रिटिशर के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सेकेंड पॉइंट क्या था इस अधिनियम के तहत? भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। हाँ, अब क्या है कि भारत में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों में क्या होंगे? एक एक गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, उस वक्त क्योंकि वो उस वक्त कोई सुप्रीम लीडर या सुप्रीम जो चीज़ों को चला सके वो नहीं था, नहीं थे बहुत लोग, लेकिन फिर भी अचानक से चीज़ों को छोड़ देने से क्या होता है? चीज़ें बिखर जाती है। तो धीरे धीरे करके छोड़ने के लिए वहाँ पे फिर भी एक गवर्नर रहेगा, ऐसा प्रोविज़न बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लाकर किसी को डाल देगी तो हम लोग मान लेंगे, नहीं, हमारे जो मंत्रिमंडल होंगे वो डिसाइड करेगी कि कौन गवर्नर जनरल बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, गवर्नर जनरल रहेगा। ठीक है, तीसरा चीज़ है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। हाँ, अब जो संविधान सभा जो बनाया गया था वही आपका जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह भी काम करेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जैसे कि अब एक तो है कि संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों को चुनना है, जो लोग आएंगे, लंबी बहस करेंगे, चीज़ों को कंसोलिडेट करेंगे और संविधान का निर्माण करेंगे। और दूसरा चीज़ था कि उसी वक्त जो है आपको एक और ग्रुप चाहिए था, जो स्टेट में अभी क्या चाहिए, राज्य में क्या चाहिए, देश में क्या चाहिए, उसके हिसाब से कानून बनाना, चीज़ों को देखना, नहीं उसके लिए एक अलग बनाना था। लेकिन क्या था उस वक्त जो संविधान सभा बनाया गया था उसी को विधानमंडल की भी शक्ति दे दी गई कि आप भी जो है विधानमंडल का भी काम करो। ठीक है,
तो ये चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सेम का दोनों एक ही, दोनों जो है काम एक ही ग्रुप के द्वारा किया जा रहा था। चौथा पॉइंट क्या था, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारत मंत्री, इंडियन मिनिस्टर, इसका पद जो है समाप्त कर दिया जाएगा। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता तब तक, उस समय 1935 के बाद, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब संविधान सभा बन गया, संविधान सभा संविधान निर्माण करेगी, और जब तक संविधान निर्माण नहीं हुआ है तब तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के तहत जो है देश में आपका जो है देश में शासन व्यवस्था चलेगी। किसके तहत, 1935 के तहत, जब तक कि हम लोग अपने से संविधान नहीं बना लेते, ठीक है। छठा प्रोविजन क्या है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। हाँ, अब देशी रियासत जो है, देशी रियासत को स्वतंत्र कर दिया, उसमें ब्रिटेन का कोई कंट्रोल नहीं, उनको भारत या पाकिस्तान में किसी अधिराज्य में सम्मिलित होने के अपने भावी संबंधों को निश्चित करना हो। अब क्या है, देशी रियासतें जो थी, देशी रियासतें मतलब जहाँ पे राजाओं का कंट्रोल था, ना ही ब्रिटेन का कंट्रोल था, ना ही किसी और का कंट्रोल था, किसका कंट्रोल था, राजाओं का कंट्रोल था, जो इंडिया के जो राजाएं थे उनको, तो उनको ये फ्री दे दिया गया, फ्री एंड दे दिया गया कि आप अगर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो पाकिस्तान के साथ जाओ, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हो तो इंडिया के साथ रहो, नहीं तो ये उसको स्वायत्तता दे दिया गया। किसके तहत, ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस अधिनियम के अधीन सॉरी, थोड़ा सा वो बोलते बोलते थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हाँ, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस अधिनियम के अधीन जो है भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। हाँ, अब देखिए, इस अधिनियम के तहत जो है, इस अधिनियम के तहत ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इस अधिनियम के तहत जो है भारत डोमिनियन को, मतलब भारत को, इंडिया को जो है सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब, बलूचिस्तान भी अभी पंजाब पाकिस्तान में ही है, सिंध भी पंजाब पाकिस्तान में ही है, पूर्वी बंगाल कौन, अभी जो बांग्लादेश है वो, बांग्लादेश तो शायद 1971-72 में आकर पाकिस्तान से अलग हुआ, उससे पहले पाकिस्तान का पार्ट था वो। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, हाँ, पश्चिमोत्तर मतलब कश्मीर साइड ऊपर, और असम के सिलहट जिला, ठीक है। ये सब छोड़कर जो पार्ट बच गया वो भारत का पार्ट होगा, ऐसा जो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा गया था, ठीक है। सिलहट जिलों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। अब सिलहट जिला में जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कहीं किसी एरिया का राजा जो है आपका चाहता है कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं, लेकिन वहाँ की जनता चाहती है कि नहीं मैं इंडिया में ही रहूं, तो जनमत संग्रह करवाया जाता है। अब जनमत संग्रह मतलब लोगों से वोटिंग टाइप का कि आप किधर जाना चाहते हो, पाकिस्तान जाना चाहते हो कि इंडिया में रहना चाहते हो, तो वो जनमत संग्रह करवा कर जो है ये जो सिलहट जिला है वो पाकिस्तान में चला गया। तो ये सब आपका जो है आपका हो गया, जितने भी अधिनियम थे वो पूरा अधिनियम ऑलमोस्ट जो भी लिस्टेंट में दिया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, भारतीय संविधान सभा। अब संविधान सभा, देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद क्या होगा, संविधान सभा बनेगी, संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी, तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट जो है इस चैनल को दीजिए, ताकि जो है मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों को चीज़ें बेटर तरीक़ा से बताने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।